नमस्कार दोस्तों। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैथ्स विधि पर। और आज एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ आपका कल 16 तारीख को, आज उस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, आपने कहाँ गलती की है और कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ के आए होंगे, उन सभी क्वेश्चन के बारे में बहुत जल्दी से मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो, कर 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य एसपी हो गया, क्रय मूल्य सीपी हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। कैसे? अगर आप इस एसपी को नीचे ले आओगे आप, तो ऐसे आ जाएगा सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या आ जाएगा आपका 40/50। यहाँ से जीरो जीरो काट लो। अब आपको मालूम पड़ गया जो हमारा सीपी है वो कितना है, 4 है, यानी क्रय मूल्य 4 है। विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। कितने का लाभ हुआ इसमें, 1 का लाभ हुआ। अब 1 का लाभ हुआ है, लाभ परसेंट निकालना है। यहाँ पर लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे काउंट होता है। नीचे लिख दो सीपी। सीपी कितना है इसका, 4। 4 इंटू 100 यानी 25% का लाभ हुआ होगा। यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी जीडी एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए का 20%। लिखा है ए का 20%। ए का लिखा है यहाँ पे, ए का 20% बराबर बी का 35%। बी का 35% है। तो ए अनुपात बी हमें क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है ये, मैंने आपको बताया भी है। देखो कैसे निकालेंगे। ए का 20% यानी 20% की वैल्यू होती है 1/5, और बी का 35% नहीं मालूम तो आप सॉल्व कर लो। 35/100, इसको 20/% हटाओगे, 20/100 करोगे, 20 25 100, तो 1/5 ही आएगा इसमें। अब इसको सॉल्व कर लो। 7 पना 35, 20 25 100 और 5 चौको 20, यानी इस बी को ए के नीचे ले आओगे। ए अपॉन बी क्या आ गया, 7/4। मतलब ए रेशियो बी बराबर कितना आ जाएगा, 7:4। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 भी लोग गलत करके आ गए हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, तो कक्षा 5 6 में आपको बताया जाता है, फिर भी आप गलत करके आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 भी कह रहा है 108 किलोमीटर, 108 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलो। ये क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन। आपको मालूम है जब भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो गुणा करते हैं 5/18 का। दूसरी, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब भी मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं। ये होता क्यों ऐसा, ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको अभी इस क्वेश्चन में बता रहा हूं। आपको अगर ये चीज मालूम है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसमें 108 में गुणा कर दोगे 5/18 का। 18 छंका 108 यानी 30 मीटर प्रति सेकेंड। अब ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूं आपको जल्दी से। एक लाइन में यहां भी देखो, किलोमीटर जैसे ये लिखा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आपने क्या करा, एक, अब यहां लिख लिया 1000 मीटर। अच्छा, प्रति घंटा का मतलब बटे में घंटा होगा, और घंटे को किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट हो गया भैया। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इंटू 60 कर दो आप। काट पीट लो, 2 जीरो 2 जीरो कट गया। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 6 3 18, यानी कि 108 और 5/18 वही चीज आ गई आपकी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बहुत जल्दी से।
देखो, क्वेश्चन नंबर 4 टाइम एंड वर्क से है। अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है ए और बी, कह रहे ए और बी किसी काम को करते हैं 10 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। सी प्लस ए, सी प्लस ए है वो काम को करते हैं 15 दिन में। तो हमसे पूछा ये गया है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ाया आपको, बेसिक से लेके पूरा लास्ट तक बताया, शॉर्ट ट्रिक भी बताई है उसमें, और ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया है हमें टोटल वर्क निकालेंगे। इन तीनों को एलसीएम ले लो यहाँ से आप। इन तीनों को जब एलसीएम लोगे आप, 10, 12 और 15 का, तो कितना आएगा, 60। ये जो 60 होता है ये होता है हमारा टोटल वर्क। फिर क्या करते हैं, ए प्लस बी का जो है एक दिन का काम निकालना है, यानी कि यहाँ पे आप लिख लो वर्क पर डे निकालते हैं हम। कितना आएगा इसका, 10 का भाग 60 में 2, 6 आ जाएगा। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आएगा, 60 में 12 का भाग 2, 5 आ जाएगा। सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना आएगा, 15 चौको 60, 4 आ गया। अब हमसे पूछा गया कि ए प्लस बी प्लस सी जो इस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमको ए प्लस बी प्लस सी का जो है वर्क पर डे यानी इसकी क्षमता निकालनी पड़ेगी, एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा देखो, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी। तीनों को यहाँ पे हमने इन तीनों के एक दिन के काम को हमें निकालना है, तो तीनों के हमने एक दिन के काम को जोड़ दिया। अब जोड़ेंगे यहाँ तो कितना आएगा, 6 4 10 4 15, यानी 2a प्लस बी प्लस सी का जो वर्क पर डे है कितना आएगा, आपने बोला सर 15 आ जाएगा। लेकिन हमसे ए प्लस बी प्लस सी के बारे में पूछा गया कि ये कितने दिन में काम करता है, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का ही एक दिन का काम निकालना है। अगर ए प्लस बी प्लस सी के जो वर्क पर डे की बात करेंगे, क्या आएगा 15, और ये जो 2 है यहाँ चला जाएगा भाग में, 15/2। अब क्वेश्चन खत्म भाई। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया 15/2। टोटल काम कितना, टोटल काम कितना, 60। इस 60 में ही 15/2 का भाग दे देंगे हम। ये 15 चौको 60 हो जाएगा, 4 ऊपर से जाएगा 8, यानी 8 दिन में ए प्लस बी प्लस सी जो है इस काम को 8 दिन में कर लेंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन आया आपके इसमें एसएससी जीडी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जल्दी से। कह रहे किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, उसे 10%, 8% और X% के 3 क्रमिक छूट देने के बाद 7,866 रुपए में बेचा जाता है, तो X का मान निकालना है। मैंने आपको बताया जब भी हम छूट, डिस्काउंट, बट्टा देते हैं वो हमेशा किस पे देते हैं, सूची मूल, अंकित मूल, या इंग्लिश में कहते हैं तो मार्क प्राइस पे देते हैं, जिसको कि हम डोनेट लिखते हैं एमपी। अंकित मूल पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद ही हम उस चीज को बेचते हैं, यानी क्रय मूल होता है। इससे एक फार्मूला होता है, आपको मालूम होगा, D1/100, क्योंकि 3 छूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और तीसरी जो छूट है, चलो यहाँ लिखे देता हूं मैं, D3 कर देता हूं। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि अंकित मूल पे छूट देने के बाद ही हमको सेलिंग प्राइस मालूम पड़ता है। दुकानदार के लिए तो ये सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन जो कस्टमर खरीद रहा है उसके लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। दुकानदार मार्क प्राइस पे छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। हमें मालूम है इसमें जो मार्क प्राइस है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 1000 रुपए। 1000 हमने मार्क प्राइस दी 1000 रुपए। जो पहली छूट है वो कितनी है, 8%, 10% की बटे 100। जो दूसरी छूट है वो है कितनी, 8% की। और तीसरी छूट जो उसने दी है वो है दी है X% की। और इसका सेलिंग प्राइस भी दे रखा है 7,866। कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ से X का मान निकालना है। क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे आराम से। ये से ये कट जाएगा आपका, ये आ जाएगा 90 आपका, ऊपर आ जाएगा आपका 92/100,
एक जीरो और 3 जीरो है यहाँ पे, तो एक जीरो इसका भी कट जाए, 3 जीरो है यहाँ पे, तो एक बचा रहेगा यहाँ पे, तो ये 900 हो जाएगा, यहाँ नहीं के मतलब ये कट जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, ये आएगा यहाँ से 90, ये 100 से 100 जब कटेगा 10 बच जाएगा यहाँ, 10 90 हो जाएगा, 992, 100, हाँ ठीक है, ये 9 आ गया आपका यहाँ पे। इसके बाद आपका आ जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर, इसको ले आओ, 9 दूनी 18 की 8 हासिल लेगा, 82, 828 का 78,000 7,86,600 में भाग दोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 95, 100 माइनस 95 ही आएगा आपका। तो x का मान निकालोगे आप, यहाँ से आ जाएगा 5%, यही हो जाएगा आपका 5% x, 5%, यानी कि x का मान कितना है, 5%, उसने जो तीसरा जो बट्टा दिया होगा वो 5% का दिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जल्दी से। क्या 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है? दो तरीके से बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन देखो, इधर इधर अलग क्वेश्चन है, उधर अलग क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जो आप सबसे ज्यादा गलत करके आते हो। आप इतनी बार बताया है मैंने आपको, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा बेसिस से लेकर लास्ट तक पढ़ाया है, फिर भी ये क्वेश्चन आप गलत करके आए हो। बहुत से लोगों ने गलत किया है इसमें। देखो, इसको क्वेश्चन का मैं दो पार्ट बना देता हूँ, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। कह रहे 33 वस्तुओं को बेचने पे 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताओ आप। ठीक है, मैंने मान लिया एक, अच्छा लाभ किसके बराबर हो रहा है? हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं उसमें ये देखना है लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, और किसके बराबर हो रहा है। यहां बोल रहा है कि लाभ जो है क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। किसके बराबर हो रहा है? क्रय मूल्य। तो हमने माना एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 CP। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, हमने माना एक वस्तु का सीपी जो है, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है 1 CP है, तो जो लाभ हो गया, लाभ कितना हो जाएगा? कह रहा है 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी लाभ जो हो जाएगा 11 CP हो जाएगा। अब ये बताओ मुझे आप, जो लाभ होता है, लाभ क्या होता है? अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दें, इसको ऐसा मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे आप। विक्रय मूल्य में से, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य अगर घटा दें तो लाभ मिलता है। आपको मालूम है लाभ कितना है यहाँ पे? 11 CP, 11 CP लिख लिया आपने। एक बताओ, 33 वस्तु में बेच रहा है और एक वस्तु का सीपी क्या है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1 SP। 33 वस्तुएं जब वो लाया होगा तो 33 वस्तुएं वो बेचेगा भी। तो हमने माना ओवरऑल जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 33 SP। और क्रय मूल्य क्या होगा 33 वस्तुओं का? 33 CP हो जाएगा, 33 CP। यहां देखने वाली, नोट करने वाली जो चीज है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो है ये जो लाभ है ना, जो ये पोर्शन है, ये ही चीज आपको नोट करने वाला है। लाभ किस पे हो रहा है? क्रय मूल्य पे हो रहा है, तो लाभ कितना आएगा? 11 CP। नेक्स्ट वाले में जो यहां बताऊंगा वहां पे क्या होगा, 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो वहां 11 CP नहीं आएगा, वहां 11 SP आएगा। तो ये कर लिया हमने। अब यहां से हम क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे, लाभ निकल आएगा बहुत आसानी से। ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 44 CP, 44 CP बराबर 33 SP। काट लो, 11 चौको 44, 11 33, यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो आया वो आ गया आपका 3/4। यानी 3 की चीज खरीद के 4 में बेची होगी, 1 का लाभ हो गया। यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, लाभ परसेंट, 1 में सीपी 3 इंटू 100, 33 सही, 1/3% का यहाँ पे क्या हो गया, लाभ हो गया।
अब जो दूसरा क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूं, बल्कि आप इसको उसी में देख लो, आप एक ही साथ बता दे रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन सब कुछ सेम है, बस उसने ये चेंज कर दिया कि 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अब मैंने क्रय मूल्य की जगह केवल विक्रय मूल्य चेंज किया है। जो लाभ है 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के नहीं। इस वाले क्वेश्चन में तो क्रय मूल्य बताया हुआ था, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन चेंज हो गया हल्का सा। 33 वस्तुएं बेचने पे 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सब चीज सेम रखेंगे यहाँ पे जो लाभ हो जाएगा, लाभ क्या आएगा? आपने बोला कि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, या नहीं, लाभ जो होगा 11 एसपी होगा। बाकी सब कुछ सेम है। कैसे? वही देख लो, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है। पहले जो लाभ होता है वो होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य आप घटा दो। विक्रय में से क्रय घटा दो आप। लाभ कितना है? 11 एसपी है। अच्छा, विक्रय मूल्य क्या होगा? 33 वस्तुओं का अगर हमने माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 एसपी, तो 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 33 एसपी हो जाएगा। 33 एसपी कर दिया। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 सीपी, तो 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 33 सीपी। 33 सीपी। अब इसको इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, तो 33 सीपी बराबर 22 एसपी हो जाएगा। जोड़ते हैं 33, 11 दूनी 22, यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा 2/3 आ गया। यानी एक का कितना हुआ? फायदा हुआ। किस पे हुआ? क्रय मूल्य कितना है? 2 है, इंटू परसेंटेज के लिए 100। लाभ परसेंट बता रहा हूँ यहाँ पे, लाभ परसेंट बराबर कितना आ जाएगा? 50। तो देखो, आप क्वेश्चन में ना यही गलती करके आते हो कि इसको को उठा के आप इधर लगा दो, उसको उठा के उधर लगा दो। इस वाले में क्या है? लाभ जो है 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। विक्रय मूल्य के बराबर है। इस वाले में क्या था? यहाँ पे जो लाभ था 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ था। क्रय मूल्य के बराबर, या क्रय मूल्य के बराबर लाभ था, उस वाले में विक्रय मूल्य के बराबर लाभ था। क्वेश्चन में केवल आपको लाभ या हानि देखनी है, और कुछ नहीं देखना क्वेश्चन में। ये जो पार्ट आ रहा है, जो मैंने राइट साइड में पार्ट लिखा है इधर का, ये तो सेम ही आएगा दोनों क्वेश्चन में, ये वाला इधर वाला। लेकिन लाभ किस पे हो रहा है? क्रय मूल्य पे हो रहा है, तो 11 सीपी आ जाएगा। विक्रय मूल्य पे हो रहा है तो 11 एसपी आ जाएगा। बस इसी में आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है, इसी में आप गलत कराते हो। बहुत जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहे ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है और खर्च का अनुपात 3:2 है, और ए और बी का बचत क्रमशः 4000 और 6000 है, तो ए की आय ज्ञात करो। देखो, ये क्वेश्चन ना मैंने आपको अभी रिसेंटली रेशियो और प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात में मैंने आपको बताया था, और ये क्रॉस प्रोडक्ट जो मैंने आपको थ्योरी समझाई थी, ये उसी पे बेस क्वेश्चन है। अगर दोनों की बचत सेम होती तो फिर तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन हल्का सा इसने क्या करा, बचत दोनों की डिफरेंट कर दी। इसकी 4 कर दिया, उसकी 6000 कर दिया। दोनों सेम होती तो एक लाइन में अंतर आता। कैसे करके देखो, हमने यहाँ पे लिखी आय, ये ए है, ये बी है। ए की आय कितनी है? 4:3 में, और इनके जो खर्च का अनुपात है वो है 3:2 में। जो खर्च है वो 3 और 2 में। बचत क्या करते हैं ये कि 4000 करता है, ये करता है 6000। मैंने आपको चीज बताई थी क्रॉस प्रोडक्ट में, थोड़ा सा मैं लिखी भी दे रहा हूं यहाँ पे। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने ये बताया था आपको, जब भी किसी रेशियो में सेम अमाउंट जोड़ा जाए या घटाया जाए और कोई नया रेशियो आए, तो हम इन दोनों के जो इसका जो डिफरेंस होता है इन दोनों का, वो बराबर में कर लेते हैं। लेकिन यहाँ सेम अमाउंट तो नहीं है भाई, ये 4000 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ 6000 आ रहा है। आय में से जब खर्चा घटाएंगे तभी तो बचत आएगी, या आय में से बचत आप घटा दो तो खर्चा आ जाएगा आपका। लेकिन यहाँ कंडीशन अलग है, ये 4000 आ रहा है, ये 6000 आ रहा है, दोनों सेम नहीं है। अब जब दोनों सेम नहीं होते तो वहां क्या लगाते हैं हम? क्रॉस प्रोडक्ट। उसकी थ्योरी क्या बताई थी? इसको इससे गुणा करो
सॉरी, इसको इससे गुणा करो, डिफरेंस लो। तो आपने बोला 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 9 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया? 1। 1 लिख लिया हमने यहाँ पे। फिर इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, उनका डिफरेंस करो और इस एक के इक्वल में ले आओ। तो कितना गया? 6 त्रिक 18, 4 दूनी 8, 18,000 और 8,000 का डिफरेंस कितना आया? 10,000। तो एक की जो वैल्यू जो हो गई, एक की वैल्यू कितने के बराबर हो गई? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बराबर हो गई। अगर इसका और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 2 आया होता, अगर 2 आया होता तो हम क्या करते? अगर 2 होता तो उसको काट के 1 के बराबर लाते, मतलब 1 की ही वैल्यू हमें लानी है। 1 की वैल्यू 10,000 के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक ही आय निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट का जब भी ऐसे लगाते हैं तो इसमें जो भी हम मान निकालेंगे ऊपर वाली रेशियो का हमारे मान आता है। ये नहीं होगा कि आपसे पूछा ए का खर्च क्या है तो आप 3 निकाल दो, नहीं, गलत हो जाएगा। केवल ऊपर वाली की ही वैल्यू निकल के आती है। 1 बराबर 10,000 के, ए की आय पूछी है, ए की आय 4 बराबर कितनी कितने में हो जाएगी? 40,000 के। अगर बी की आय पूछी जाती, अगर बी की आय पूछता, ये कितनी है? 3 है, तो 3 बराबर कितने का हो जाता? 3,000, 3 बराबर 30,000 के। यह हो गया आपका आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत जल्दी से। कह रहा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी। कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करो। भैया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जो होता है वो ये होता है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समबाहु मतलब भुजाएं सारी समान, और त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है क्या होता है? 3a। अब कह दो ए क्या है? ए होती है इसकी तीनों भुजाएं, ये भी ए है, ये भी ए है यहां से यहां तक, और ये भी क्या है? ए है। अब हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो दे रखा है, मतलब 3a होता है, तो हमने मान लिया 3a की वैल्यू कितनी दी क्वेश्चन में? 36√3। यहां से हम क्या करेंगे? ए का मान निकाल लेंगे। ए कितना आएगा? बांटते हैं 36, यानी कि 12√3। यहां से काट लो, दोबारा आ जाएगा। ए का जो मान हमें मालूम पड़ गया कि समबाहु त्रिभुज जो है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 12√3 सेंटीमीटर है प्रत्येक भुजा। ये तीनों भुजाएं जो है इसके बराबर है। त्रिभुज की ऊंचाई कह रहा है कि बताओ मुझे। पहला चीज, अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम है, अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, लेकिन आप कर लोगे। कैसे कर लोगे? देखो, अब मैं थोड़ा सा इसको दोबारा बना रहा हूं। यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज है आपका, तीनों भुजाएं बराबर है। ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई होगी इसकी ये जो मैंने लाइन खींची है, ये ही इसकी हाइट बोलते हैं या ऊंचाई बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक। एक बात बताओ, अगर ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है पूरी, और ये जो लाइन ऊपर से नीचे तक आई है, ये इसको बराबर भागों में डिवाइड कर देगी, तो आप बोल दोगे सर कि यहां से लेके और यहां तक ये a/2 हो जाएगी। जब भाई पूरी इसकी जो यहां से यहां तक है लंबाई, वो a है यहां से यहां तक, तो आधी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। हमें इस हाइट को को निकालना है, इस हाइट को निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? मैं जितने में अपना स्केच चला रहा हूं केवल उतना देखना। हमें ये जो है इतना, इतना और इतना, इतने फार्मूले से आप बहुत अच्छे तरीके से आपने पाइथागोरस वगैरह आपने लगाई होगी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, वही बन गया हमारा। a/2 हो गया आधार, ए हो गया कर्ण, और ये हो गई हमारी ऊंचाई। तो इससे आप निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं बता दूंगा कैसे। देखो, हमने एच निकालना है हमको, तो हमने क्या करा? कर्ण का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी एच का स्क्वायर। एच का मान ही हमको पूछा गया क्वेश्चन में। कर लो, इसको इधर ले आओ। तो ए स्क्वायर बराबर a² अपॉन 4 बराबर एच स्क्वायर।
इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3a² अपॉन 4 बराबर h स्क्वायर। इसको और ज्यादा सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, h का मान जो आएगा वो आएगा √3/2a। जब इसमें करेंगे, इसका रूट लगाएंगे यहाँ पे, ये हटा के, इसको हटा के यहाँ पे, तो √3 आ जाएगा, a² है तो ये बाहर आ जाएगा, 4 का 2 होता है आगे यहाँ पे। यानी कि हमने यहाँ से इसकी क्या निकाल ली, हाइट, और यही हाइट का फार्मूला होता है। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, √3/2a। अगर आपसे पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो आप डायरेक्ट यहाँ रखोगे कि सर √3/2a होती है, और ए का मान आपको मालूम है कितना है, 12√3। 12√3 ये हाइट बता रहा हूं मैं आपको। यहां से काट लेंगे कितना, 6, और 3 3 3 हो जाएगा, 6 इंटू 3 बराबर कितना हो गया, 18। यानी कि इसकी जो हाइट आएगी कितनी आएगी, 18 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको फार्मूला कौन सा याद रखना है, ये हाइट का एक फार्मूला याद रखना है, और समबाहु त्रिभुज जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4a²। ये भी आपको याद रखना है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4a², ये होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है अगर सवाल जल्दी करना है, और जल्दी नहीं करना तो फिर तो यही तरीका जो मैंने आपको बताया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, कह रहा वो संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 10 तथा 15 से भाग देने में प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता हो। कह रहा 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 10, 15। इससे अगर हम भाग दें, अगर वो संख्या ज्ञात करनी है जिसको इस संख्या से भाग देने पे 3 बचता हो, अब मुझे ये बताओ वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिनमें इन तीनों का भाग चला जाएगा। तो आप कहोगे सर ऐसे करो, इनका क्या करो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम 5, 6, 10, 15 की एलसीएम निकालना है। बड़ी वाली संख्या उठाओ, 15 दूनी 30, 15 दूनी 45, 15 चौको 60। 30 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 15 दूनी 30, 45 में 4 का नहीं जाएगा, 15 चौको 60। 60 में सभी का भाग चला जाएगा, यानी कि इनका जो एलसीएम हुआ वो 60 हुआ। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो संख्याएं हैं उनमें से सबसे बड़ी संख्या उठा लो, और उसका पाड़ा पढ़ते रहो। जिस पाड़े पे सारी संख्या को भाग चला जाए वहीं स्टॉप कर दो आप। 15, 15 में तो 4 का नहीं जाएगा, 15 दूनी 30, 30 में भी 4 का नहीं जाएगा, 15 से 45, उसमें भी 4 का नहीं जाएगा, लेकिन 15 जो कुछ जैसे 60 आया, 60 में सबको चला जाएगा, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 10 का भी, 15 का भी। तो 4, 5, 6, 10, 15 के एलसीएम आ गया 60। यानी ये वो संख्या आ गई जिसमें इन पांचों संख्याओं का भाग चला जाएगा, लेकिन वो कह रहा नहीं भाग नहीं जाना चाहिए, शेष बचना चाहिए कितना, 3। तो जब भैया 60 में तो भाग चला जाएगा और हमें 3 शेष बचाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 बोल रहे हैं ना, हाँ 3, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 और जोड़ देंगे, यानी कि क्या हो गया, 63। वो जो संख्या होगी कितनी होगी, वो 63 हो जाएगी। ये 3 यहाँ लिख लो, नहीं तो आप थोड़ा गड़बड़ कर दोगे। वो जो संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 63। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बहुत जल्दी से। देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का 2, 3, 6, 10, 17। 2, 3, 6, 10 और 17 पूछा गया है। नेक्स्ट जो सीरीज है वो क्या आएगी। एक बात बताओ मुझे आप, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ, तो ये क्या हुआ, यहाँ पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी। यहाँ पे इस जगह पूछा गया है कि क्या आएगा, यहाँ पे क्या है। तो 2 में से 3 चले, 1 आ गया, 3 में से 3 में चले, 3 आ गया, 6 में से 4, 7। 1, 3, 4, 7, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया। अब आप देख रहे हो कि यार कोई
समझ में नहीं आया, फिर डिफरेंस लोगे 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यानी कि इस सीरीज से ये हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। कैसे होगा देखो, आप दोबारा देखो, हमने क्या करा, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, 5 में अगर 1 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, इससे पहले करा होगा। 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, 9 में अगर 1 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। 10 और 6 कितना होता है, 16 होता है, 16 में 1 जोड़ देंगे 17 आ जाएगा। तो 17 और 10 कितना होगा, 27। 27 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 28। ये 28 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। फिर समझो कैसे आया, यहां से देखो पहले, 2 + 3 + 1 = 6, 3 + 1 + 10, 6 + 1 + 1 = 17, तो 10 + 17 + 1 = 28, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 28। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बहुत जल्दी से। पांच 10 17 26, 5 10 17 26 क्या आएगा, इसमें पूछा है। देखो फिर भी करेंगे, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये कितना हो गया, 9। तो ये 2-2 की सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, अगर आप सही से देखो ये। और नहीं तो एक तरीका और भी हो रहा है, सॉरी, 5 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद कितना आएगा, 11 आएगा, यानी 26 में 11 अगर आप जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 37। और ये 37 ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है आपका। दूसरा तरीका देख लो, दूसरा तरीका क्या है, हमने क्या करा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कर दिया 5 आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कर दिया 10 आ गया, 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया कितना आ गया, 17 आ गया, 5 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कर दिया, जब 25 से 26 आ गया, और 6 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर करेंगे 37। ऐसे भी ऐसे भी आ जाएगा आपका ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए कह रहा है 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक का स्थान प्रारंभ से 10वां है, मतलब शुरू से अगर हम काउंट करेंगे 10वां आएगा, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा। भाई 20 विद्यार्थी हैं, यहां से लेके यहां तक कितने हैं, ये 20 विद्यार्थी हैं। अब कह रहा हूं अगर यहां से हम काउंट करें इधर की तरफ, ऐसे काउंट करेंगे, अगर ऐसे ऐसे से काउंट करेंगे तो उसका स्थान कहां आएगा, 10वां में, मतलब यहां, ये है 10वां, क्योंकि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 20 है, टोटल जो है कितने हैं, वो 20 हैं। और इसका प्रारंभ से, ये हमारा प्रारंभ है, ये हमारा प्रारंभ हो गया, ये हो गया हमारा अंत। अब ये पूछा गया कि जब इसका शुरू से स्थान 10वां है, किसका, 20 विद्यार्थियों में कक्षा में एक का स्थान, तो हमसे पूछा गया अंत से, यानी कि जब हम इधर से काउंट करेंगे, इधर चलेंगे, इधर से काउंट करेंगे, अंत से काउंट करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा नंबर पे आएगा ये, एक बताओ, बात बताओ मुझे आप। भाई जब 10 विद्यार्थी यहाँ हो गए, इसका नंबर 10वां है, तो इधर भी 10 ही बचे होंगे, यानी कि 10 विद्यार्थी यहां से लेके यहां तक रहे होंगे, पक्का रहे होंगे 10 विद्यार्थी। तो 10 तो ये है ही है, इसके बाद ये है ही यहाँ पे 10, 10 ये हो गए, 10 इसके इधर राइट में हो गए। जब उधर से हम काउंट करेंगे तो 10 तो है ही इसके राइट वाले ऑलरेडी, और 10 के बाद इसका नंबर क्या आ जाएगा, 11वां। तो इधर से जब हम करेंगे तो क्या कौन से स्थान पे आएगा, ये आएगा इधर 11वें पे, ये आंसर हो जाएगा। या फिर एक तरीका और है, आप देख लो। मुझे ये बताओ कि अगर ये 10वें नंबर पे है, प्रारंभ से हम इधर जा रहे हैं राइट की तरफ, अगर ये 10वें नंबर पे है, इसका मतलब ये हो गया, ये 10वें नंबर वाली जो लकीर है, जो ये जो 10वें नंबर वाली जो लाइन मैंने खींची है, अगर ये 10वें नंबर पे है, इसका मतलब कि 9 बंदे इधर हो जाएंगे। अगर ये 10वें नंबर पे है ए, तो इसके इधर कितने बच्चे बच जाएंगे, 9। जब 9 बच्चे इधर बच गए हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, 20 हैं, तो ऑलरेडी अगर इसका यहां से कौन सा स्थान हो जाएगा, वो हो जाएगा 11वां। या आप ऐसे समझ लो या वैसे समझ लो, आंसर आपका वही आएगा 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
13 की तरफ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ऐसे भी क्वेश्चन अगर आप नहीं करके आओगे तो कैसे काम चलेगा, बताओ मुझे आप। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर इससे भी ज्यादा कोई सिंपल आएगा एसएससीजीडी में, बताओ। और फिर आप कहते हो सर नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर कठिन आया है, इससे सिंपल क्वेश्चन आएगा। देखो, हमने बताया जब अनुपात समान वाला कोई क्वेश्चन है, पास वाले का पास से गुणा कर दो, दूर वाले को दूर से गुणा कर दो, दोनों क्या कर दो बराबर। कैसे? 12x बराबर 13 × 12। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, यानी 26 आ गया। अब इस 26 का कितना परसेंट निकालना है? 67%। यही कर दो डायरेक्ट, 67%। 67%। लो, काट पीट के निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया आपका। लो भाई, एक्स का कह रहा 26% निकालना, 67% ऑफ एक्स। तो एक्स का 26 मान आया तो 26 का 67% निकाल दिया, परसेंट हटाया, नीचे 100 में भाग कर दिया, यही आंसर आ जाएगा। काट पीट लेना इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मध्यानुपाती निकालना है। किसका निकालना है? देखो, 0.008 तथा 0.018 का कह रहा 0.008 तथा 0.018 का मध्यानुपाती निकालना है। पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम, अगर कोई मान लो हमारे पास लिखा है ए और बी, अगर मध्यानुपाती निकालना है तो क्या होता है? √AB। अगर आपको नहीं याद है तो जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, उस तरीके से कर लो। हमने मान लिया जैसे इन दोनों का, चलो ए बी का मान लें, मान लो ए और बी का मध्यानुपाती निकालना है, तो हमने क्या करा, बीच में एक्स मान लेते हैं। कैसे? देखो यहां बता देता हूं, ए, एक्स और बी। भाई ए और बी का मध्यानुपाती निकालना है तो हमने एक्स मान लिया। अब मैंने बताया था कि रेशियो एंड प्रपोर्शन का एक बहुत बढ़िया फंडा है। पहले दो का अनुपात बराबर लास्ट के दो का अनुपात, ए अनुपात एक्स बराबर एक्स अनुपात बी। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए बी। एक्स का मान निकालो, √AB। लो भैया, ये तो वही आ गया। अगर आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको पेपर में ना क्वेश्चन करना आना चाहिए कि पेपर में आपका क्वेश्चन कैसे होगा। जब आपको करना आ जाएगा, उसके बाद आप ना उसमें फिर शॉर्ट ट्रिक लगाओ आप। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप इसको इस तरीके भी, ऐसे भी आ सकता है आपका ये। तो ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमें तो क्या करना है, यहाँ डाइट करना है। अब चलते हैं। अच्छा, मध्यनुपात निकालना है तो आप जान गए क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, रूट लेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हो। बहुत से बच्चे गलत करके आए होंगे ये पक्का, और सोच रहे होंगे मैंने सही कर दिया है। जब घर पे आए होंगे, जब उन्होंने चेक किया होगा ये तो मैंने गलत कर दिया, और कर ही नहीं पाए होंगे। ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, फार्मूला तो बहुत आसान है इसका। अगर यहीं पे होता 2 और 8 का निकालो तो बच्चे सही कर लेते, लेकिन यहाँ ये जो पॉइंट लगे हैं ना, 0.0, इसको देख के आप गलत करके आ गए होगे वहां पे आप। लेकिन देखो, 0.008 इंटू 0.018। अब आप देखो, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इस पॉइंट को हटाओगे, नीचे 1 2 3 अंक आ जाएंगे, तो क्या आएगा? 008 बटे 3 जीरो, इंटू इसको हटाओगे 3 आ जाएंगे, 1 2 3, तो 018 और 1 2 3। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये देखो कि 1000, इस रूट से 1000 बाहर निकाल लो आप, तो नीचे तो आपको केवल आ जाएगा 1000। अब ये देखो, ये 8 है, ये 18 है, ये जीरो से इसका कोई मतलब नहीं। अगर जीरो को
इधर रखे तो 80 हो जाता, लेकिन अंक से पहले जो जीरो है कोई मतलब नहीं। 18 अट्ठे होता है 144। 18 अट्ठे होता है 144। कितना होता है? 144। यानी कि रूट में कितना आ गया? 144। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। तो यहां डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 बटे 1000। तीन अंक, 3 जीरो हटाने हैं तो क्या करोगे? 3 अंक के बाद ही दशमलव लगेगा। यहाँ 2 अंक है, 1 और 2। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हमें एक जीरो अपने आप लगाना पड़ेगा। ये जीरो हमने लगा दिया यहाँ पे, और ये हमने लगा दिया पॉइंट। तो हमारा ये आ गया आपका आंसर 0.012। यही बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन बच्चे ये भी बहुत गलत करके आए होंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप ये क्वेश्चन सही करके नहीं आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बहुत जल्दी से। देखिए, कह रहे कोई धन 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 792 रुपये हो तो साधारण ब्याज कितना होगा? देखो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। यह है 792। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% दे रखी है। टाइम भी दे रखा है। टाइम कितना है? 2 वर्ष। हमसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? क्वेश्चन ये है आपका पूरा। मुझे एक बात बताओ, आप 2 साल की बात कर रहा है, 20% इसका वार्षिक दर है ब्याज की। तो सिंपल, अगर मैंने मान लो जो प्रिंसिपल है, मूलधन मान लो, 1 मिनट के लिए माना मूल बराबर कितना? अगर 100 है तो साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन पे ही केवल ब्याज मिलता है आपको, बाकी ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज मूलधन पे मिलेगा, फिर जो ब्याज है ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो हमें मालूम पड़ गया, अगर माना मूलधन 100 रुपया है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? पहले साल का प्लस दूसरे साल। ये पहला वर्ष, मैं हर चीज लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले वर्ष में भी इसको कितना मिलेगा? बल्कि ऐसे देखो, पहले वर्ष, 1 मिनट, पहले वर्ष मिलेगा इसे 20 मिलेगा, यहां लिखने मैंने पहला वर्ष कोष्टक में, और ये दूसरा वर्ष, और दूसरे में भी इसको 20 मिलेगा। यानी कि इसको जो 2 साल में जो है में टोटल जो है उसको 40 रुपया ब्याज मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सीआई की, सीआई की बात करें, अगर हम सीआई की बात करते हैं, सीआई का ब्याज कितना मिलेगा? ठीक है ना। तो पहले वर्ष तो इसको 20 ही मिलेगा, पहले वर्ष। दूसरे वर्ष का देखो, यहीं पे बस झोल है, यहीं पे ही इस सवाल में, यहीं पर ही इस सवाल को पकड़ना है। इसी जगह पकड़ना ही सवाल। जो बंदा इस जगह सवाल को पकड़ लेगा वो सवाल कर लेगा। भैया दूसरे साल जो है 100 रुपए पे वो पहले 20% है तो 20 ही मिलेगा पहला। अब जो आया मेन पॉइंट वो आएगा यहाँ पे, जिसको मैं लिखूंगा नीले पेन से। इस 20 का 20% मिलेगा। इस 20 रुपए का जो है 20% निकालो, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो, 20 का 20%, तो 20 का 20% निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा? 4। यानी कि यहाँ पे जो हम लेकर 4, अगर टोटल की हम बात करें यहाँ पे तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? 44। अब मुझे एक चीज बताओ आप, 20% इंटरेस्ट रेट है, 2 वर्ष का समय है, चक्रवृद्धि जो ब्याज आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है? 44 रुपया आ रहा है। जो साधारण ब्याज आ रहा है 40 रुपया आ रहा है।
क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज ही दे रखा है 792, तो हमसे पूछा गया है कि सिंपल जो इंटरेस्ट है कितना आएगा। इसका मतलब ये हो गया, इस 44 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दे रखी है, 792 के बराबर क्वेश्चन में। हमसे पूछा कितने के, 40 की वैल्यू, तो 44 बराबर 792 के, तो 40 बराबर कितने के आएगा, 792 बटे 44 इंटू 40, 11 चौको 44, 10 चौको 40। अब इसको 11 से अगर आप काट पीट लोगे तो आएगा 11, यानी 720 रुपए जो है क्या होगा, 720 रुपए उसका साधारण ब्याज जो होगा वो 720 रुपए होगा। क्वेश्चन ये बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए करें। क्वेश्चन तो ये एक लाइन का है, केवल समझाने के लिए मैंने इतना लंबा किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी में, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। 12% ऑफ 250, कह रहा 12% ऑफ 250 प्लस 16% ऑफ 16% ऑफ 300 बराबर 30% ऑफ 40 प्लस एक्स। यहां से हमको x का मान निकालना है, बहुत सिंपल है निकालने। कैसे देखो भाई, 12% कह रहा है तो 12 बटे 100 इंटू 250 प्लस 16%, 16 बटे 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब गुणा होता है या का होता है, 300। 30% बटे 100 इंटू 40 और प्लस एक्स, इस x का ही मान निकालना है हमको। काट लो, कैसे कटेगा देखो, ये कटेगा ऐसे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 2 छंग 12, 56 30, ये 30 आ गया यहाँ पे, 2 अट्ठे 16, 8 छंग 48, ये 48 आ गया, ये कट जाएगा, 4 3 12, ये 12 आ जाएगा प्लस एक्स, ये 0 से ये दोनों कट गए, 4 3 12, एक्स का मान निकालना है। ये 12 यहाँ पे घट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 36, 36 मतलब 30 और प्लस 36 यानी 66, ये 66 आ जाएगा। ये क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन भी शायद कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो गलत करके आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा आया है, हालांकि मैंने आपको अभी कोडिंग और डिकोडिंग मैंने नहीं पढ़ाई है, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन जो आया है मैं आपको बता दूं ताकि आप एग्जाम देने जाओगे ना या जा रहे हो आप, तो कम से कम कुछ तो आपको ये लगे कि हाँ ये क्वेश्चन में गलत करके ना हो। देखो, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। देखो कह रहे यदि सी जी जेड बराबर, सी जी जेड बराबर एक्स टी ए है, तो डी एफ पी बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो आप, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपको एक से लेके जेड तक तो आपको उसकी जो वैल्यू होती है ये याद होना चाहिए। कैसे, जैसे मालूम है सी का 3 होता है, जी का 7 होता है, जेड का जो होता है 26 होता है, एक्स का 24 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है। यानी 3 की जगह 27 आ गया, 7 की जगह 20 आ गया और 26 की जगह 1 आ गया। पहले हम अंतर देखते हैं, मुझे तो मालूम कैसे आ जाएगा, मुझे तो मालूम एक लाइन में आ जाएगा। 3 से 24 अंतर कितने का आ रहा है, आपने कहा कि सर ये तो अंतर ही कुछ अलग 21 का आ रहा है।
20 से ये फिर ये प्लस में हो रहा है, ये आ रहा है क्या 13 का अंतर आ रहा है, ये इधर माइनस में आ रहा है। इसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, हमने इनको जोड़ा, 3 और 27 को जोड़ा, कितना आया 27 आया। 27 और 20 को जो 20 को जोड़ा, 7 और 20 को 27 आया। 26 और 1 को जोड़ा, कितना आया 27 आया। कोडिंग और डिकोडिंग में जिन भी नंबरों के योग 27 आ जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। जैसे ए का जेड हो गया, बी का क्या हो जाएगा, बी का 2 होता है, वाई कितना होता है 25 होता है। तो जिनका योग 27 आ जाएगा वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसमें यही थोड़ी लग रही है, मतलब तीन के सी के विपरीत क्या आता है, एक्स आता है, जी के विपरीत क्या आता है, टी आता है, जेड के विपरीत ए आता है। उसी तरीके से इसको देखो, डी, एफ और पी। डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, पी का होता है 16। तो हमें मालूम है कि अब हमें ऐसी संख्या लानी है, 4 में कितना जोड़े 27 आ जाए। आपने बोला सर 4 में से करो 23 जोड़ो 27 आ जाएगा, ये आ गया 4 के 23। फिर 6 में कितना जोड़े 27 आ जाए, 21 जोड़ देंगे 6 में 27 आ जाएगा। 16 में कितना जोड़े 27 आ जाए, तो 16 में जोड़ेंगे हम 11। इन सब का जोड़ कितना आ रहा है 27 ही आएगा। के यू डब्ल्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू यू के। यहाँ क्या आएगा, डब्ल्यू यू के। इन सबका जोड़ क्या आएगा 27 27 ही आएगा। ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है पेपर में। और इस बार भी आया आपके, किसी ने मुझे भेजा है, किसी बच्चे ने, तो मैं बता रहा हूं आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जल्दी से। अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया तथा वो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर वो 15 किलोमीटर चलता है, तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। देखो भाई, जो दिशा वाली होते हैं, डायरेक्शन वाली जो सीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको डायरेक्शन याद करनी पड़ती है। कुछ लोग भूल जाते हैं, तो डायरेक्शन का जो क्लॉक वाइज जो इनका चक्र है, आप केवल वो याद कर लो, आप केवल वो याद कर लो। और बाएं दाएं मैं बता रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको क्या याद करना है, केवल आपको एक चीज याद करना है, और ये हर आदमी को मालूम रहता है, ये मालूम भी रहता है हर आदमी को। उत्तर से राइट क्लॉक चलेंगे दक्षिणावर्त, तो क्या आएगा, पूरब आएगा। पूरब से राइट चलते हैं, फिर क्या आता है हमारा, दक्षिण आता है। दक्षिण से उधर चलेंगे, पश्चिम आएगा। पश्चिम के उधर चलेंगे, उत्तर आएगा। क्योंकि जब घर में हम लेटे होते हैं ना, तो माँ वगैरह कहती है ना कि ये दक्षिण दिशा इधर पैर करके मत लेटो, खाना दक्षिण की दिशा में मत करके करो। और आपको ये भी मालूम होगा कि उत्तर पूरब में सूर्य निकलता है, और पूरब के ही बगल में क्या होता है, दक्षिण होता है। तो पूरब के बगल में दक्षिण होगा, तो दक्षिण के उधर उल्टा उत्तर आएगा और पूर्व के सामने आ जाएगा। तो अगर आपने केवल इतना भी याद कर लिया, अगर आपने केवल इतना भी याद कर लिया कि पूरब से जब हम राइट में चलते हैं, पूरब से जब हम राइट में चलेंगे तो क्या आता है, दक्षिण आता है। बस आप कहीं बना लो, आप जैसे पूरब है, यहाँ यहाँ लो आप पूरब, ये पूरब है, पूरब से राइट में चले क्या आएगा, यहाँ दक्षिण आएगा। अब मालूम पूरब के सामने तो क्या आता है, पश्चिम आता है, और दक्षिण के उधर क्या आता है, उत्तर आता है। आप ऐसे बना लो, आप ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनका जो क्रम है, क्रम वही रहेगा, क्रम आपका चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपने क्रम चेंज कर दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये मायने नहीं रखता है कि क्वेश्चन में हम क्या ना, हम यहाँ कर रहे हैं, हमने तो ऐसे बना दिया, हमने ऐसे कर दिया। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर लो, आप यहाँ पूरब ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, पूरब को यहाँ ले आओ। तो मालूम पूरब किधर क्या आएगा, दक्षिण आएगा। ये दक्षिण कर लिया, ये हो जाएगा उत्तर, और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। लो, आप ऐसे क्वेश्चन कर लेना कोई भी, और ट्राई करके देख लेना आप, कोई भी क्वेश्चन करना ऐसे करके, लेकिन क्रम वही चलेगा। पूरब को देखो, पूरब यहाँ आ गया, पूरब वहां पे आ गया, इसी को ऐसे घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
हमने क्या करा, हमने ये ले लिया। आमतौर पे सारे जो किताबों में होते हैं, जो स्टैंडर्ड जो हमारा जो चित्र होता है वो ये दे रखा था, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम इस तरीके से। लेकिन कभी गलत करते हो ना तो चक्र वही होना चाहिए हमेशा। अब अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया। आप यहाँ खड़े हो, आपको मालूम है कि यहाँ हम चलते हैं राइट में तो क्या था, पूरब आता है। मान लो यहाँ खड़े हो आप, तो अमित पूर्व दिशा में इस पॉइंट से राइट में 15 किलोमीटर गया, तो यहाँ से गया कितना, 15 किलोमीटर। आपने लिख लिया, ये हो गया 15 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी दिशा क्या है, ये दिशा है अमित की दिशा। इसके जाने के बाद 15 किलोमीटर में पहुंच गया, वो बाएं मुड़ा। जब आप इधर की तरफ चल रहे पूर्व की तरफ, तो बाएं का मतलब लेफ्ट साइड, उल्टे हाथ में मुड़ोगे आप। फिर कह रहा है बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो यहां से जैसे आप मुड़ोगे इधर, ये बाएं हो गया आपका। आप चलो कितना, 5 किलोमीटर, कितना आ गया, तो आप पहुंच गए यहाँ पे। यहां पहुंचने के बाद फिर बाएं मुड़ा। अब ये आपकी दिशा जो आ गई ये वाली, फिर से आप बाएं मुड़ दे, तो बाएं मुड़ने मतलब इधर मुड़ोगे आप, इस तरफ, इस तरफ। और यहां से मुड़ने के बाद फिर 15 किलोमीटर चला, तो इसका मतलब आप घूम फिर के यहीं आ जाओगे। तो यहीं पे आ गए जहां पे आपने शुरू किया था। लेकिन डिफरेंस कितना है, केवल 5 किलोमीटर का है। और यही डिफरेंस आपसे पूछा गया है कि कितना डिफरेंस होगा, तो आपने कहा कितने किलोमीटर का हो जाएगा, 5 किलोमीटर। आप पहले स्टार्टिंग पॉइंट से आप 15 किलोमीटर गए पूरब में, फिर बाएं मुड़े, तो आप बाएं मुड़े के चले 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गए, यहाँ पहुंच गए। यहाँ से मुड़ने के बाद फिर आप लेफ्ट मुड़े या बाएं मुड़े, तो आप आ गए इधर। जब इधर चले गए इधर, फिर यहाँ पहुंच गए 15 किलोमीटर। यहाँ भी कितना है, ये भी 15 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप पहुंच गए यहाँ। अब क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में जो मैं नीले पेन से करने जा रहा हूँ, यही पूछा गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछी है। तो 15 ये थी, 15 ऊपर वाली है, और आपको मालूम है कितनी, ये इधर वाली 5 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5। और यही 5 किलोमीटर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इस जो एसएससी जीडी एग्जाम को जो एनालिसिस था, उसका आखिरी प्रश्न है 19वां क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, ये आई वाले जो रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, रिलेशन वाले, ये उनका क्वेश्चन है। दो तीन चीजें मैं बता देता हूँ आपको सिंपल तरीके से, ताकि जिसने कभी नहीं पढ़ा उसको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जब भी हम पुरुष की बात करेंगे, जब भी हम पुरुष की बात करेंगे, उसको डोनेट करेंगे किससे, गोले से। जो स्त्री है उसको हम डोनेट करेंगे, नहीं सॉरी, पुलिस को पुरुष को स्क्वायर से, और इसको करेंगे सर्कल से। जब भी बराबर का इंसान आएगा, इसका मतलब ये होता है पति पत्नी, पति पत्नी। जब भी सिंगल निशान आएगा, इसका मतलब होता है भाई बहन, भाई बहन। इतनी चीज अगर आपने पढ़ ली तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लगेगा। और एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो डाउन में आ जाएंगे, बराबर रहेंगे तो सेम पीढ़ी रहेगी, भाई बहन, पति पत्नी, चाचा, मामा, ये सारी एक पीढ़ी में रहते हैं। अब देखो क्वेश्चन, देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स वाई का पति है। कह रहा है एक्स है जो वाई का पति है, एक्स। तो मैंने ये बोला कि एक्स जो रहेगा, अगर पति है, पुरुष है, तो क्या होगा, ये गोले में रहेगा। और पति पत्नी का है तो इनके बीच में ये बराबर का ऐसे निशान लगेगा, और वाई क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगी। भाई एक्स वाई का पति है तो एक्स तो आदमी ही होगा, और वाई का पति है तो वाई ऑटोमेटिक क्या होगी, औरत होगी। तो हमने औरत वालों किससे कर दिया, गोले से कर दिया, गोले में। अब डब्लू एक्स की पुत्री है, जो डब्लू है वो एक्स की पुत्री है। तो अब एक पीढ़ी से नीचे आ रहे हैं, तो हम इससे क्या करें, हम नीचे कर दिए। डब्लू जो है एक्स की पुत्री है, तो हमने डब्लू लिखा यहाँ पे, पुत्री है मतलब स्त्री है वो, तो हमने इसको किससे कर दिया, गोले से कर दिया इसको। फिर कह रहा है जेड डब्लू का पति है। अब जेड को बोल दिया कि डब्लू का पति है, तो इसका दो लगाएंगे कैसे, और क्या कर देंगे जेड, क्योंकि जेड पति है मतलब पुरुष होगा, तो ये स्क्वायर में आ गया अंदर। एन जेड की पुत्री है, जो एन है वो जेड की पुत्री है, जेड की पुत्री, इसकी पुत्री, तो ये एक नीचे आ जाएगा एक पीढ़ी। एन क्या है, जेड की पुत्री है, मतलब ये भी गोले में आएगी क्योंकि स्त्री आ जाएगी, तो एन क्या है, पुत्री है। ये कहने का मतलब जो स्त्रीलिंग है उसको गोले से, जो पुल्लिंग है उसको इससे, स्क्वायर से।
अब हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा हमारा ये फिगर तैयार हो गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन का वाई से क्या रिश्ता है। और मैं आपको बता दूं ऑप्शन भी आपके पास आ रहे होंगे, चाचा, भतीजी, लड़की, पोती। तो एन का वाई से क्या रिश्ता है ये बताओ पहले। एन जो है, एन के पिता तो जेड हो गए और एन की क्या हो गई, माँ क्या हो गई, डब्लू हो गई। यहां से अगर आप देखो एन का पिता जेड है और एन की माँ क्या है, डब्लू है। एन की जो माँ है, माँ का जो पिता है, पिता की पत्नी, भाई डब्लू की अगर बात करें, डब्लू का ये पिता हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गई माँ हो गई। और डब्लू की क्या है, ये पुत्री है, ये हो गई पुत्री। देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये हो गई पुत्री और ये इसकी हो गई बेटी। डब्लू, वाई की बेटी डब्लू और डब्लू की पुत्री एन, तो ये डायरेक्टली यहां से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगी पोती। वाई की पोती कौन है, एन है। ये बेटी हो गई और ये बेटी की बेटी हो गई। पुत्री कह दो या बेटी कह दो, बात एक ही है, बेटी कह दो पुत्री कह दो। तो हमारी नानी की जो बेटी वो हमारी माँ होगी और हमारी माँ की जो बेटी होगी वो हमारी बहन होगी। तो क्या लग गई, वो हमारी बहन हमारी नानी क्या लग गई, पोती लग गई। तो उम्मीद करता हूँ ये एसएससी जीडी के वो क्वेश्चन जो आपके 16 तारीख में आए थे, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए, इसमें रीजनिंग के भी करवाए हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। ऐसे तो क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको आते हैं लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया है और वो क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हो वहां पे, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैंने आपको बहुत पहले बताया था, पहले तो क्वेश्चन आपको आना चाहिए, किसी भी तरीके से आए हो, चाहे लॉन्ग से आए चाहे जैसे आए। जब क्वेश्चन आपको आने लगते हैं ना, उसके बाद फिर आप शॉर्ट ट्रिक करो। और शॉर्ट ट्रिक के लिए ना बहुत सी चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं, बता रहा हूं मैं आपको। जैसे मैंने आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया, वो याद करना पड़ेगा आपको। डिस्काउंट का फार्मूला जो मैंने आपको बताया था कि 3 क्रमिक डिस्काउंट दे रहा है, वो भी एक फार्मूला है। फार्मूला के बिना भी आ जाएगा, लेकिन उसमें क्या लगेगा, फिर आपको लगेगा टाइम उसमें ज्यादा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही जल्दी आज शाम को, आज 17 तारीख है, जो आज का जो पेपर जो है, आज के जो पेपर में जो चीजें आएंगी वो चीज भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा, बहुत ही जल्दी।